स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग एनसीईआरटी का एक सीरीज यहाँ पर संचालित कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट कक्षा में साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है और परीक्षाओं में यहाँ से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर जितने भी अध्यापक आपको मिलेंगे, ज्यादातर का कहना है कि एक बार एनसीईआरटी को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। और जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी कंसेप्चुअल पेपर्स आते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का बड़ा योगदान रहता। तो इसीलिए 2025 को ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए एक एनसीईआरटी का सीरीज हम लोगों ने प्रारंभ किया है और उसके अंतर्गत आज हम लोग क्लास 6 सौर मंडल में पृथ्वी जियोग्राफी का चैप्टर 1 हम लोग प्रारंभ करेंगे, पढ़ेंगे और इससे संबंधित मुद्दों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज की कक्षा। हमारा टॉपिक है बेटा सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी देखते हैं ये चैप्टर क्या कहता है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जो अभी तक धुंधले दिखाई दे रहे थे, या शाम के समय जो धुंधले दिखाई दे रहे थे, वैसे वैसे रात बढ़ेगी और ये ज्यादा चमकीले होते चले जाएंगे। हम लोग आसमान में देखते हैं कि हमको एक बड़ा सा चमकता हुआ पिंड दिखाई देता है, जिसको लोग चंदा मामा कहते हैं, चंद्रमा के। ये चंद्रमा दिन प्रतिदिन अपने आकार को परिवर्तित करता है, यानी शून्य से लेकर 100% तक पहुंचता है और फिर 100 से शून्य तक आता है। और इस काम में इसको 15 दिन का समय लगता है। जब चंद्रमा एक महीने में एक बार 100% होता था तो पूरा चंद्रमा होता है, उस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं बेटा। और उस दिन बहुत रोशनी होती, रात में भी अंधेरे में भी हम लोग उस चंद्रमा के प्रकाश में अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहा जाता है। जिस रात चंद्रमा पूरा निकलता है, यानी कि उसकी शेप बिल्कुल गोलाकार होती है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि चंद्रमा को बिल्कुल विलुप्त होना पड़ता है, अर्थात तो उसके अंत का दिन समझ लीजिए या उसका प्रारंभ का दिन समझ लीजिए, क्योंकि अंत के साथ ही प्रारंभ होता है। किसी की मृत्यु होती है तो उसी दिन किसी नए बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी कि मृत्यु और जन्म साथ साथ होता है। किसी का अस्तित्व समाप्त होना और अस्तित्व का प्रारंभ होना एक ही बात है। और इससे जीवन का बहुत बड़ा सार भी हम लोगों को मिलता है कि जहां अंत होगा वहीं प्रारंभ होगा। इसलिए चंद्रमा हमको इस बात की बहुत बड़ी सीख देता है कि अंत के साथ ही प्रारंभ होगा। और जिस रात चंद्रमा समाप्त होगा या चंद्रमा नया उत्पन्न होगा, उस रात बिल्कुल अंधेरा छाया जाएगा, हमको आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा और उस रात्र को कहा जाता है अमावस्या। अर्थात घनघोर अंधेरी रात को अमावस्या कहा जाता है और चमकती हुई रात को पूर्णिमा कहा जाता है। अर्थात पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और अमावस्या वाले दिन विलुप्त हो जाता है। हम आसमान में जब देखते हैं तो हमको चंद्रमा, सूर्य और बहुत सारे पिंड दिखाई देते हैं। इन सभी पिंड को मिला लें, इन सब चीजों को मिला लें तो ये सब कहलाते हैं खगोलीय पिंड, जिसमें सूर्य है, आपका चंद्रमा है, और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यहाँ से परिभाषा निकल गई बेटा कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है। तो आसमान में सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, अर्थात जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वे सब खगोलीय पिंड
अब इनमें से जो खगोलीय पिंड है, कुछ पिंड बहुत बड़े होते हैं आकार के, और उनमें गर्मी होती है, अर्थात उनके पास अपनी ऊर्जा होती है, अपनी ऊष्मा होती है। हालांकि ये ऊष्मा और ऊर्जा क्यों होती है, इसको हम लोग कभी जब डिटेल में पढ़ाते हैं, यूपीएससी का बैच पढ़ाते हैं, तब हम बताते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है और हीलियम से फिर वो कार्बन के रूप में कन्वर्ट होता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है और उसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं। तो जो खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं, जिनके पास ऊष्मा होती है, जिनके पास प्रकाश होता है, वे तारे कहलाते हैं। वे तारे कहलाते हैं। जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है, अपनी ऊर्जा है, तो ये क्या है, एक तारा है। तो सूर्य भी एक तारा है। अब कहेंगे आपकी सर तारा की परिभाषा क्या हुई, तारा किसे कहा जाता है, स्टार किसे कहा जाता है, तो ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, वह तारा कहलाता है। जैसे सूर्य हमारा एक तारा है। ठीक है। अब रात के समय बहुत सारे अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमको सूर्य जितनी अधिक ऊष्मा दिखाई देता है, जितनी अधिक प्रकाश देता है, उतने और तारे तो देते नहीं है। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि जो भी चमकता है, जिसके पास प्रकाश होता है, वो तारा होता है। लेकिन हमें तारे जो दिखाई देते हैं, जो लोग कहते हैं ये तारा है, इनके पास तो हमको उतना ऊष्मा और प्रकाश नहीं मिलता। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण यह है बेटा कि ये हमसे बहुत दूरी पर है। सूर्य नजदीक है, ये तारे उससे भी अधिक दूरी पर हैं, और जितना अधिक दूरी पर कोई पिंड होगा, उसका आकार उतना ही छोटा दिखाई दे। जो चीज हमारे नजदीक होगी वो हमको बड़ी दिखाई देगी, और जो चीज हमसे बहुत दूर होगी वो हमको छोटी दिखाई देगी। अब दूर होने की वजह से उसका उतना प्रकाश या ऊष्मा हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं बेटा? तो जो दूर है वो हमको छोटा दिखाई देगा, उसकी ऊष्मा नहीं मिल पाएगी, और जो पास है वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उसकी ऊष्मा भी हमको दिखाई दे। ठीक है, चलिए। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ये एस आकार का एक शेप बना रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी शेप बनी हुई होती है। ये देखिए लाइन बना रहा है, इस तरह बहुत सारी शेप बनी होती है, तारे बहुत सारी शेप बना लेते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे बिग वियर, सप्तर्षि तारों का एक समूह है, 7 तारों का एक समूह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का एक समूह है, जिसको सप्तऋषि मंडल या 7 तारों का समूह कहते हैं। ठीक है। अब इसी तारों के अगर हम लाइन में आगे बढ़ें, जैसे ये बच्ची दिखाई गई है, इसको हम अगर आगे बढ़ें तो देखिए हमको एक तारा दिखाई देता है जो उत्तर दिशा में होता है, जिसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। इसकी दिशा क्या होती है बेटा? इसकी दिशा होती है उत्तर दिशा, और इसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। ठीक है, यानी कि ये हमको एक दिशा बताता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे दिखाई देते हैं जिनके पास ना तो अपना प्रकाश होता है, ना अपनी ऊष्मा होती है, अर्थात जो चमकते नहीं है, तो उनमें ऊष्मा भी और ये जो ग्रह होते हैं, ये अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वे पिंड होते हैं, वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और अपनी अपनी ऊष्मा नहीं हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्लेनेट। क्या कहते हैं? इनको प्लेनेट कहते हैं। ग्रहों को क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। और ये ग्रीक भाषा का वर्ड है कि प्लेनेटाई, उससे बना होता है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अर्थात अगर हम लोग बात करें प्लेनेट की, तो ग्रहों को हम लोग कहते हैं प्लेनेट। प्लेनेट जो कि एक ग्रीक भाषा का वर्ड है प्लेनेटाई। ग्रीक भाषा का वर्ड है प्लेनेटाई। उससे मिलकर बना हुआ है प्लेनेटाई से।
और प्लेनेटाई का होता है परिभ्रमक अर्थात घूमने वाला। परिभ्रमक अर्थात घूमने वाला, अर्थात घूमने, ठीक है, उसको कहा जाता है प्लेनेट। से अगर लोग बात करें पृथ्वी एक ग्रह, क्योंकि इस पर अपना प्रकाश तो है नहीं, ये संपूर्ण प्रकाश तथा ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है। सूर्य क्या है? चंद्र एक तारा है। चलिए कुछ रोचक तथ्य की बात कर लें। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों के हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि छल्ले 3 ग्रहों के चारों तरफ है, पृथ्वी, शनि और यूरेनस। शनि को ही लोग कहते हैं, लेकिन बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। एक चित्र दिखाई दिया है, इस चित्र से बहुत सारे प्रश्नों के आंसर निकल, जैसे ये हमारा सूर्य है। सूर्य से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला ग्रह मिलेगा बुध, सॉरी, हाँ, सबसे पहला ग्रह मिलेगा बुध। देखिए सबसे नजदीकी ये वाली है बुध। बुध के बाद मिलेगा बेटा शुक्र, बुध शुक्र, शुक्र के बाद मिलेगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मिलेगा मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। यानी कि 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इसको मैं दूसरे एक चित्र बनाकर दिखाता हूं। सबसे अंदर की तरफ मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, सूर्य है। अब सूर्य से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मिलेगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें से 8 ग्रहों में से पहले जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और ये ठोस पिंड के रूप में है, ठोस है ये। और जो बाकी के 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। और ये गैसीय रूप में है, गैसीय रूप में है। तो कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है, सूर्य से पांचवा ग्रह कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, जिसके लिए हमको तैयार रहे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। एक एक ग्रह के बारे में इन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी, जैसे बुध के बारे में बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरे करती और अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमती है। देखिए 2 प्रकार की गति होती है, परिक्रमा और परिभ्रमण। इन 2 गतियों को मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार की गति होती हैं। एक तो होती है परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण या घूर्णन गति। परिभ्रमण या घूर्णन गति, परिक्रमण, घूर्णन गति। अब जैसे ये रहा सूर्य, सन और पृथ्वी, इसके चारों ओर घूमती,
एंटी क्लॉकवाइज इसके चारों तरफ घूमती है। तो इस प्रकार गति कहलाती है परिक्रमण गति। और अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है तो इस प्रकार की कही जाती है परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। ग्रह सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। ठीक है, चलिए शुक्र की बात कर रहे हैं तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसमें कुछ समय है, ये समय नहीं आता। अगर पृथ्वी की बात करें तो चंद्रमा की संख्या, इसके उपग्रहों की संख्या 1 है। मंगल की बात करें तो इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। ये प्रश्न आ जाता है। बृहस्पति की बात करें तो इसके उपग्रहों की संख्या 53 है। अगर शनि की बात करें तो इसकी भी चंद्रमा की संख्या 53, हालांकि ज्यादा निकली है अब इसकी। और अगर यूरेनस की बात करें तो उसके उपग्रह 27 हैं। और अगर नेपच्यून की बात करें तो इसके उपग्रह 13 हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सौर मंडल किसे कहा जाता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। मैं आपको बताता हूँ सौर मंडल क्या हुआ। सौर मंडल हुआ कि भैया पिताजी तो है सूर्य और बाकी हैं उसकी संतान है, इन सबको मिलाकर सौर मंडल कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने जो चित्र देखा, इस चित्र में मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह साथ में उल्का पिंड भी इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उल्का पिंड को भी इस परिवार में शामिल कर लो। तो अगर हम परिवार कहें तो सौर परिवार या सौर मंडल किसे कहा जाता है, तो पिताजी तो हो गए सूर्य, 8 ग्रह हो गए उनकी संतानें, क्षुद्र ग्रह हो गए उनके पोते, और उल्का पिंड हो गए उनकी परिवार में अन्य सदस्य। तो इन सबको मिलाकर एक जो परिवार बनता है उसको कहा जाता है सौर परिवार, जिसको सौर मंडल भी कहा जाता है। सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल हो गई। अब बात करते हैं सूर्य क्या है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये एक बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एक स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए, पिंडों को जब भी हम लोग समझते हैं कि ये सारे के सारे ग्रह क्यों सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण है इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल है। इनके बीच में क्या है बेटा, गुरुत्वाकर्षण का बल है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही सूर्य सभी ग्रहों को अपने से बांधे रखता है। सूर्य सभी ग्रहों को अपने से बांधे रखता है गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत। ये जो सूर्य है, ये इसकी जो ऊष्मा होती है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा होती है। जैसे दो हाइड्रोजन के अगर परमाणु मिला लिए जाए तो हीलियम का 1H1 मिलाकर 2He4 हीलियम का एक परमाणु बनता है, और इस कार्य में ऊष्मा विमुक्त होती है। और यही ऊष्मा हमको मिलती है प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में। हालांकि बाद में ये हीलियम कन्वर्ट हो जाता है कार्बन जैसे ठोस पदार्थों के रूप में, जो आगे चलकर सूर्य की मृत्यु का कारण बनेगी। ठीक है चलिए बात करते हैं ग्रह। ग्रह क्या है, आपको मालूम है कि 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये उनका क्रम है। कुछ चीजों को यहाँ बताया गया है, जैसे जियोग्राफी को लिया गया है। जियोलॉजी, जियोलॉजी का तो होता है पृथ्वी का अध्ययन। अगर हम यहाँ लिखें जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन।
ऐसे जियोमेट्री, हम लोग कहते हैं जियोमेट्री बना लो भैया, इसका होता है पृथ्वी का मापन। एक होता है जियोड। जियोड क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये पृथ्वी के आकार है, हमारी पृथ्वी जो है उसका आकार क्या है। तो कोई कहता है चपटी है, कोई कहता है गोल है, लेकिन ना चपटी है ना गोल है, बल्कि उसकी शेप है जियोड। क्या है? जियोड। आगे बढ़ते हैं हम। क्या आप जानते हैं, मैं एक बड़ा इसमें तथ्य है कि खगोल शास्त्री कहते हैं, जो इनका अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं है, चलिए। अब देखिए, ये सौर मंडल का उन्होंने एक तरीका बताया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मत करो, बार बार उसी को पढ़ लो, याद हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, चलिए। कक्षा कैसी होती है बेटा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते। ध्यान रखिएगा, पहले 9 ग्रह होते थे और हमारे यहाँ आज भी पूजा पाठ में नव ग्रहों की पूजा की जाती है। एक लास्ट में नवा ग्रह था प्लूटो, लेकिन 2006 से इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर कर इसको बोना ग्रह की श्रेणी में ला दिया गया। कारण क्या था? ये दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता था। हालांकि अब 2006 से इसको ग्रहों की श्रेणी में न रखते हुए इसको बोने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, प्लूटो को। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी। पृथ्वी की जो आकृति है, जो आकार है, वो भू आव है। क्या है बेटा? भू आव, जियोड जिसे कहा जाता है, भू आव, जियोड। अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है? भू आव जियोड किसे कहा जाता है, मैं समझाता हूँ। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर हम मान लेते हैं कि फिलहाल गोल है। हम फिलहाल गोल मान लेते हैं कि मैं शेप लेके आ रहा हूँ और आपको जरा चीज दिखाता। हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं। हालांकि ऐसी नहीं है, कैसी है मैं ये बताऊँ। अब ये पृथ्वी पर कहीं पर तो पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर फिर मैदान है, कहीं पर गर्त है गहरा, ये मेरियाना ट्रेंच है। इस तरह कहीं पर फिर मैदान है, कहीं पर फिर गर्त है, फिर आपका पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर फिर गर्त है, और इस तरह ये क्रिया चलती रहती। पूरी पृथ्वी इस तरह है। अब हमने क्या करा, सबका एवरेज निकाल, सबका एवरेज निकाल, सबका एवरेज निकाल दिया है, और इन सारे बिंदुओं को आपस में, सारे बिंदुओं को आपस में डाल लिया। जो शेप आती है वो शेप होती है जियोड या भू आव। वो शेप क्या होती है? जियोड या भू आव कहा जाता है उसे, जियोड या भू आव। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हमारी कैसी है? भू आव है। पृथ्वी एकमात्र अभी तक ज्ञात ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और जीवन के दो कारण हैं। एक तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है। ये दो ऐसे होने के कारण से हमारे यहाँ पर जीवन रहता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है बेटा? नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए, क्या आप जानते हैं, में एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि सूर्य प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। 3 किलोमीटर यानी कि 3 गुणा 10 की 3 लाख किलोमीटर, 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारा प्रकाश चलता है।
रोचक तथ्य की बात करते हैं, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा की सतह पर कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे थे एडविन एल्ड्रिन। पहले नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा, चंद्रमा हमारा उपग्रह है और ये व्यास में लगभग पृथ्वी से 1/4 है और ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ, ये प्रश्न आपकी इसमें एग्जाम में दे भी रखा है। बेटा मान लेते हैं ये पृथ्वी है, चलिए नए पेज पे आते हैं, जरा समझते हैं। ये बेटा पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है, और ये आपका चंद्रमा है, अर्थ मून। ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही जाएगा, एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय ले, और अपने अक्ष पर घूमने में भी 27 दिन का समय ले। अपने अक्ष में भी 27 दिन में घूमेगा और पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में ही घूमता है। यही कारण है कि चंद्रमा का हम एक ही हिस्सा देख पाते हैं। हमेशा पृथ्वी के सामने चंद्रमा का एक ही हिस्सा पड़ता है, जो लगभग 51%, कहीं कहीं 54% आता है कि 54% हिस्सा हम लोग देख पाते हैं। हम लोगों ने जो चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा था वो उस हिस्से में भेजा था जो हमको दिखाई नहीं देता, अर्थात साउथ पोल के नजदीक भेजा था। तो प्रश्न यही आ जाता है, कई बार ये स्टेट पीसीएस में भी आया है कि कितना प्रतिशत या कितना हिस्सा हमको दिखाई देता है, सिर्फ 51, और कहीं कहीं मिलता है 54% हिस्सा हमको दिखाई देता है। पृथ्वी के सामने सिर्फ वही हिस्सा हमको सामने चमकता है, पीछे का हिस्सा हम जीवन भर में कभी देख नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह से संबंधित जो प्रश्न आता है कि वो आता है कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मैंने बताया मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्यों बनते हैं ये हम लोग जब विश्व भूगोल पढ़ते हैं तब डिटेल में इसको पढ़ते हैं। उल्का पिंड की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आसमान को एक और से दूसरी ओर एक सफेद, चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक रास्ते में दिखाई देता है? यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है, मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है, आकाशगंगा होती है, तारों का एक समूह। सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कोई पूछे कि ब्रह्मांड क्या है, तो सुदूर क्षेत्र में फैला हुआ एक ऐसा स्थान जिसमें विभिन्न तारे, ग्रह, बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं, ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर हुआ। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है। आप लोग समझ गए होंगे। बोले सर ग्रह वो होता है जिसके पास अपना ना तो प्रकाश होता है ना अपना ऊष्मा होती है, वो ग्रह कहलाता है। और तारे वो होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, वो तारे कहलाते हैं। तारे साइज में बड़े होते हैं, ग्रह साइज में छोटे होते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर जो बनता है वो सौर मंडल कहलाता है। मैंने कहा था सौर का परिवार यानी कि सूर्य का परिवार, ये रहा सौर मंडल या सूर्य का परिवार, मैंने आपको ये अभी बताया था।
ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ प्रश्न पर पहुंचते हैं सीधे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो जो मैंने एक चित्र बनवाया था उस चित्र को आप लोग देख लीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र ग्रह है अभी तक ज्ञात, यही एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। और जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जल तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ये भी हमने बताया। इसका कारण यह है कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और इतने ही समय पर अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में जो समान समय लगता है, उसकी कारण यह है कि चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी के सामने आता है और हम पीछे के यानी कि दूसरे भाग को देख नहीं सकते। ब्रह्मांड क्या है? असंख्य आकाश गंगाओं के या संपूर्ण जो कुछ है चिर परिच, जो हमारा चल अचल जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सब ब्रह्मांड है। हमारा घर, हमारा पड़ोस, हमारा दुकान, हमारा मकान, हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, हमारा चंद्रमा और असंख्य चंद्रमा और असंख्य ग्रह, इन सबको मिलाकर जो एक एक यूनिटी बनती है वो ब्रह्मांड कहलाता है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो लगाइए बुध, शुक्र, पृथ्वी। तीसरा नंबर पर कौन सा है? पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ का उपयोग करते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार, मैंने बताया आपको। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल तथा बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। खाली स्थान भरो। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। पृथ्वी के सबसे करीब है कौन है? पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा पृथ्वी। बुध, शुक्र और पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है? नहीं होता। अच्छा, ग्रहों के पास नहीं होता ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश। तो बेटा आज हम लोगों ने भूगोल का चैप्टर 1 कंप्लीट किया और मैं समझता हूँ कि आपको समझाने में मैं सफल रहा होऊंगा। तो इन सब को आप लोग पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा और परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, वैसे वैसे हमारा लेवल जो होगा वो थोड़ा एडवांस होता चला जाएगा और फिर हम कठिन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे एनसीईआरटी के इस सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कक्षा के साथ।